गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आई होप आप सभी पीछे का भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है हिंदी मीडियम की जो क्लासें हैं उनके लिए 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर जो है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अपना नया जो टॉपिक है या नया जो चैप्टर है वो है वाष्पोत्सर्जन। सरल है, 2 ही पार्ट बनेंगे, 2 या 3। ठीक है, उसमें हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आज जो है हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो है वाष्पोत्सर्जन। 7वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7। और इसका जो पार्ट है वो फर्स्ट है आज। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ओके, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन कहते हैं इसको। पिछला जो चैप्टर कहता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के, थोड़ा बहुत हमने वाष्पोत्सर्जन को जानने की कोशिश की थी पिछले चैप्टर में। कि पिछले चैप्टर में हमने जो जल अवशोषण की जो विधियां पढ़ी थी, ठीक है, कि जल अवशोषण किन किन विधियों के माध्यम से होता है। तो 2 प्रक्रियाएं थी, एक तो निष्क्रिय था, ठीक है ध्यान आपको, और दूसरा था सक्रिय। ऐसा ही था। निष्क्रिय जो होता है जिसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती और लगभग 96 to 98% जो जल का अवशोषण होता है वो इसी विधि के माध्यम से होता है। ठीक है, और ज्यादातर पादपों में क्या है कि सभी पादपों में 96 to 98% तक जो जल का जो अवशोषण है वो किस विधि द्वारा होता है? निष्क्रिय विधि द्वारा। ठीक है, सक्रिय में हमने पढ़ा था कि सक्रिय जो होता है वो बहुत कम होता है। इसका जो मूल कारण होता है वो होता है मूल दाब। ठीक है, अब मूल दाब जो उत्पन्न होता है उसका रीजन क्या था? वाष्पोत्सर्जन। कि जो ऊपरी जो भाग होते हैं उनमें क्या हो जाता है कि पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, वाटर जो पोटेंशियल है उसके अंदर कमी आ जाती है। जो पत्तियों की जो सिराएं होती हैं उनके अंदर पानी की कमी महसूस होती है, अर्थात डीपीटी जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जल की मांग जो, तो ऐसी स्थिति में मूल दाब जो होता है वो जाइलम तक महसूस किया जाता है। ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है या ये क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है, और वे कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। ओके, सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन से पहले हम आपको बताएं कि वाष्पोत्सर्जन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जड़ों के द्वारा जो सींचा गया जो जल होता है या अवशोषित किया हुआ जो जल होता है वो रसायनों द्वारा कहाँ पहुंचता है? पादप के सभी भागों में, सभी अंगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि मूल रोम होते हैं हमारे पादपों के, जो मूल रोम होते हैं उन मूल रोमों का द्वारा क्या किया जाता है? जल अवशोषण किया जाता है। ठीक है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण किया जाता है और ये अवशोषित जो जल होता है ये किस विधि द्वारा? एसेंट ऑफ सैक यानी कि रसारोहण के द्वारा कहां पर पहुंचता है? पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। यही प्रक्रिया है, जानते हैं आप इस चीज को। मूल रोमों द्वारा जल अवशोषित होता है, फिर रसारोहण के द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो जितना भी जलों जो एक जो प्लांट होता है उसके द्वारा जितना जल अवशोषित किया जाता है, ठीक है, वो सारा का सारा जो जल होता है वो उसकी उपापचय क्रियाओं में काम नहीं आता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पौधे अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक, ठीक है, पौधे क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक पौधे अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, और एक अनुमान के तौर पर यह बताया जाता है कि पौधे जितना भी पानी का अवशोषण करते हैं, मान लीजिए कि 100% पानी का वो अवशोषण करते हैं,
तो इसमें से मात्र और मात्र 2% जो पानी होता है वो उनकी उपापचयी क्रियाओं में काम आता है। ठीक है, कितना? केवल 2%। शेष कितना बच गया? 98% जो जल होता है वो क्या हो जाता है? वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है पौधे के वायवीय भागों के द्वारा, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो एक, कहने का मतलब यह है कि आवश्यक, लेकिन जल की हानि के कारण ये बुराई भी है। यानी कि पौधों में एक आवश्यक बुराई है क्या? वाष्पोत्सर्जन। क्यों? क्योंकि 98% जो पानी होता है वो वाष्प के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये आवश्यक क्यों है, इनिशियल क्यों है? तो इसेंशियल का मतलब कारण क्या है? इसके अनिवार्यता का जो कारण है वो ये है कि बगैर वाष्पोत्सर्जन के जड़ों के द्वारा यानी कि मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस चीज को हम एक पिछले चैप्टर में डिक्सन और जोली के सिद्धांत में इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। डिक्सन और जोली का सिद्धांत क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन कर्षण जो वाद होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जो लगने वाला जो तनाववाद होता है, उसी के कारण जड़ों के द्वारा क्या अवशोषित किया जाता है? जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन बुराई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितना भी पानी पौधा अवशोषित करेगा उसका 98% जो है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे वाष्पोत्सर्जन के रूप में। ठीक है, कि वाष्पोत्सर्जन एक्चुअल में है क्या, क्या इसकी डेफिनेशन है और वे कौन कौन सी पार्ट हैं प्लांट के जो कि वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहती है? पौधे के विभिन्न वायवीय भागों द्वारा, पौधे के विभिन्न वायवीय, वायवीय का मतलब ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं जड़ को छोड़ के, पौधे के विभिन्न वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है? ठीक है, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान रखने की इस लाइन को कि पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, ठीक है, जड़ों को छोड़ के तना भी हो सकता है, उसकी शाखाएं भी हो सकती हैं, पत्तियां भी हो सकती हैं। ठीक है, मोस्टली तो पत्तियां ही होती हैं, लेकिन फिर भी फल फूल वगैरह जो होते हैं उनसे भी थोड़ी बहुत मात्रा में वाष्प का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, तो पौधे के विभिन्न वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन है वो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। दूसरी बात कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, माय डियर स्टूडेंट, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो मोस्टली कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, लिख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जिसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, दूसरा जो है मूल तलचीय, यानी कि मूल जो त्वचा होती है जो क्यूटिकल होती है उसके द्वारा, यानी कि उपतलचीय वाष्पोत्सर्जन। और तीसरा जो होता है वो वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है उपतलचीय यानी कि क्यूटिकुलर, और वात रंध्रीय। ठीक है, वेंटिकुलर जो होते हैं यानी कि रंध्र जो होते हैं कि उनके माध्यम से अगर वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है तो वो रंध्रीय होगा, अगर उत्तलचा के माध्यम से हो रहा है तो वो उपतलचीय होगा, और वात रंध्रों के माध्यम से हो रहा है तो वो वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके बारे में अलग अलग। ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इनकी अलग अलग बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि रंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन है ये क्या है। ठीक है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन
जैसा कि नाम है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं वो रंध्र कहलाते हैं और स्टोमेटली जो है वो क्या कहलाएगा, ठीक है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के अगर हम परिभाषा की बात करें कि होता क्या है, तो हम ये मानते हैं कि क्या कहते हैं कि पत्तियां जो होती हैं, आप जानते हैं कि जो लिफ होती है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख अंग होती हैं, ठीक है, पत्तियां किसका, वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग है, ये तो आप जानते हैं, वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग होती है। और पत्तियों की जो सतह होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, दो सतह होती है, जैसे ये मान लीजिए कि पत्ती है, ठीक है, तो इस पत्ती की दो सतह होती हैं, एक ऊपर वाली कोई भी लाइव पत्ती आप उठा के देख लेना, उसकी दो सतह होती हैं, एक तो पृष्ठ सतह होती है और एक अधर सतह होती है, ठीक है। तो पत्ती की जो सतह होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पत्ती की सतह पर क्या उपस्थित होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। रंध्र तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये तो आप जानते हैं कि पत्ती की जो सतह होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं छिद्रों को हम रंध्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से क्या होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, रंध्र पाए जाते हैं। और यदि रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, और यदि रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा, ओके। ध्यान रखना, एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी आप नीचे नोट कर सकते हैं, वो क्या है कि लगभग ये माना गया है कि 50% to 97% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रीय प्रकार का होता है, ठीक है, यानी कि 50 से 97% वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कैसा होता है, वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। या ये कहें कि वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा का, यानी कि एक पादप के द्वारा जितना वाष्प का उत्सर्जन किया जाता है उसकी जो कुल मात्रा होती है उसका ये समझ लीजिए कि 50 से लेके 97% जो वाष्पोत्सर्जन है वो किन के माध्यम से होता है, वो रंध्रों के माध्यम से होता है, ठीक है। याद रखोगे इस चीज को, किसके माध्यम से होता है, रंध्रों के माध्यम से होता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है अपना, उपतलचीय यानी कि क्यूटिकुलर, उपतलचीय वाष्पोत्सर्जन, उपतलचीय वाष्पोत्सर्जन। देखो आप ये तो जानते हैं कि जो मरुद्भिद जो पादप होते हैं उनमें क्यूटिकल पाई जाती है, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो, यानी कि जीरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट जो होते हैं, मरुद्भिद, मरुद्भिद जो पादप होते हैं, वे जो पादप होते हैं उन पादपों की जो पत्तियां होती हैं, मान लीजिए कि ये उनकी कोई पत्ती है, ठीक है, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं कि क्यूटिकल से ढकी हुई होती हैं, ऊपर की जो सतह होती है वो काफी चिकनी होती है उनकी, ताकि वाष्प का कम से कम उत्सर्जन हो, यानी कि रंध्र पूर्ण रूप से ढके हुए हों, उन पर रंध्र नहीं पाए जाते। तो मरुद्भिद पादपों में क्या होता है कि पत्ती की जो सतह होती है वो किससे ढकी हुई होती है, वो क्यूटिकल से, क्यूटिकल मीन्स किससे ढकी होती है, उपत्वचा द्वारा ढकी रहती है। ध्यान रखना कि मरुद्भिद पादपों में पत्तियों की सतह किससे ढकी रहती है, उपत्वचा द्वारा ढकी रहती है। यह जो उपत्वचा होती है, ध्यान से सुनना, यह जो उपत्वचा होती है ये जल के प्रति अपारगम्य होती है। कैसी होती है, ये जो उपत्वचा है ये कैसी होती है, जल के प्रति अपारगम्य होती है, ठीक है, अपारगम्य
होती है। अब आप कहेंगे सर जब अपारगमी है तो वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा? तो सीधी सी बात है कि क्या है कि मरुद्री जो पादप होते हैं जिनकी पत्तियां क्यूटिकल यानी कि उपत्वचा से ढकी रहती हैं और यही उपत्वचा जल के प्रति अपारगम्य होती है, लेकिन कहीं कहीं से, जैसे मान लीजिए कि ये पत्ती की हम एनाटॉमी की बात करते हैं, ये उसकी ऊपर वाली सतह है, ठीक है, जिसे उपत्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्वचा कहते हैं। सबसे ऊपर इसके नीचे एपिडर्मिस आ जाती है, ठीक है ना। तो जो उपत्वचा होती है, ठीक है, ये एक्चुअल में तो पूर्ण रूप से कंप्लीटली एक परत के रूप में जमा रहती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई कई जगह से ये परत जो होती है ये टूटी हुई होती है, ठीक है। कई कई जगह से यह परत कैसी होती है? टूटी हुई होती है। और इस टूटी हुई परत, जहां से ये परत टूट गई, वहीं से किसका क्या हो जाता है? वाष्प का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उपत्वचा जो कि जल के प्रति अपारगम्य होती है, लेकिन कई स्थानों से वह बिल्कुल पतली और टूटी हुई होती है, और इन्हीं टूटे हुए स्थानों से जल का वाष्प के रूप में अगर उत्सर्जन होता है तो इस प्रकार के उत्सर्जन को हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस विधि के द्वारा, यानी कि क्यूटिकुलर जो प्रकार का जो अपना ये है वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर कहते हैं इसको, क्यूटिकुलर प्रकार का जो वाष्पोत्सर्जन है ये लगभग ये कितना माना जाता है? कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से और 10% माना जाता है। कितना माना जाता है? कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से 10% माना जाता है, ठीक है। तो ये तो दूसरे प्रकार का हो गया। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो अपना जो तीसरा प्रकार है क्या है? तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। नंबर 3 क्या है? लिखवा दिया है पहले, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं, खासकर जो फल होते हैं या फिर कोई काष्ठीय जो प्लांट होते हैं, काष्ठीय जो स्तंभ होते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह, जैसे टीकर का है, नीम का है, शीशम का है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? सभी ये होते हैं काष्ठीय स्तंभ, ठीक है, जिनसे लकड़ी बनाई जाती है, ठीक है। या तो काष्ठीय स्तंभ या फिर जो फल होते हैं, ठीक है, इन फलों की ऊपरी जो सतह होती है, जो ऊपर वाली जो सतह होती है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ध्यान रखना, क्या पाए जाते हैं? उनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और यही छिद्र क्या कहलाते हैं? ये छिद्र कहलाते हैं वातरंध्र कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि काष्ठीय स्तंभ व फलों में छोटे छोटे फलों के ऊपर छोटे छोटे, ठीक है, फलों पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं, लेंटिकुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वातरंध्र या लेंटिकुलर बोलते हैं। और यदि इन वातरंध्रों के माध्यम से वाष्प का उत्सर्जन होता है, और यदि इन वातरंध्रों के माध्यम से क्या हो रहा है? वाष्प का या जल की हानि हो रही है, वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। ये तो परिभाषा हो गया। आपकी दूसरी बात जो कि परसेंटेज दी होती है कि वातरंध्रीय प्रकार का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो मात्र 0.1% होता है, यानी कि कुल वाष्पोत्सर्जन का ये कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 0.1%। तो सबसे ज्यादा किससे होता है? ठीक है, बगल देखे बताइए, सबसे ज्यादा किससे होता है? सबसे ज्यादा होता है रंध्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? रंध्रों के माध्यम से होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में रंध्र ही वे स्ट्रक्चर होती हैं जिनके माध्यम से जो है वाष्प का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये तो अपने 3 प्रकार हो गए, ध्यान रखोगे इन तीनों को। अब हम बात करते हैं कि जो मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके बारे में। आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। कौन सा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो हम सिर्फ रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का ही जिक्र करेंगे। अब
ठीक है, तो टॉपिक डाल लेना रंध्री, सिर्फ रंध्री के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में ढंग से। रंध्री वाष्पोत्सर्जन, ओके, रंध्री वाष्पोत्सर्जन। अब आप जानते हैं कि रंध्री वाष्पोत्सर्जन को अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि उन स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए जो स्ट्रक्चर इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है पत्ती, ठीक है, क्या है, पत्ती यानी कि जो लिफ होती है वो लिफ इंपॉर्टेंट है, और दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लिफ यानी कि पत्ती के ऊपर पाए जाने वाले रंध्र। तो इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है ये हमें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम केवल पत्ती की स्ट्रक्चर, हालांकि आपको ये सब नोट नहीं करना है, ठीक है, और जहां से नोट करना है वो मैं बता देता हूं, लेकिन स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। और कहीं कहीं कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसे भी आप नोट कर सकते हैं। आप जानते हैं कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं कि एक पत्ती जो लिफ होती है उसकी एनाटॉमी क्या होती है। एक पत्ती की अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं तो एक पत्ती जो होती है उसकी सबसे बाहर की जो ये परत होती है, इस बाह्य परत, या इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसे हम, एपिडर्मिस बोलते हैं, बाह्य त्वचा। और एक प्रकार से दूसरी तरफ भी क्या होती है, बाह्य त्वचा होती है, इसे हम ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, निचली बाह्य त्वचा, ठीक है, क्या बोलते हैं, निचली बाह्य त्वचा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में टिश्यू होते हैं, ऊतक भरे हुए होते हैं। मान लीजिए हम डाइकोट जो प्लांट है उसकी लीफ की बात कर रहे हैं, तो क्या पाए जाते हैं, इस तरह से खंभ ऊतक और स्पंजी ऊतक जो होते हैं वो स्थित रहते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और बीच के अंदर क्या उपस्थित रहता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों पत्तियां होती हैं इनके ऊपर क्या होती है, एक सतह पर कम से कम क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपत्वचा कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये अधर सतह है, ऊपर वाली कैसी हो गई, अधर, और नीचे वाली कैसी हो गई, पृष्ठ। तो पृष्ठ जो सतह होती है डाइकोट प्लांट के अंदर, उनके ऊपर क्या नहीं पाई जाती, उपत्वचा नहीं पाई जाती, और यहाँ पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, इस तरह से छिद्र पाए जाते हैं, इस तरह से क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एक पत्ती की। बाह्य त्वचा होती है, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा, दोनों के बीच में खंभ और स्पंजी ऊतक भरे हुए होते हैं, ठीक है। और निचली जो बाह्य त्वचा होती है, उस निचली बाह्य त्वचा पर क्या उपस्थित होते हैं, उस निचली बाह्य त्वचा के ऊपर क्या पाए जाते हैं, उस निचली बाह्य त्वचा के ऊपर क्या स्थित रहते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। और ये बीच का सारा जो क्षेत्र होता है, ये माय डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, पर्णमध्योतक कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्णमध्योतक कहलाता है, ठीक है। इस तरह की ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि रंध्र जो होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पूर्व जो है हमें पढ़ना है कि रंध्र की जो उपस्थिति जो होती है बाह्य त्वचा का एक अभिलाक्षणिक गुण है। ध्यान रखना कि रंध्रों की जो उपस्थिति होती है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। अब यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। यहां से जो मैं बता रहा हूं, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे कि क्या लिखेंगे, यही ये टॉपिक डाल के प्रकारों के पश्चात रंध्र जो होते हैं, ठीक है, रंध्रों की उपस्थिति बाह्य त्वचा का या पत्ती की बाह्य त्वचा का ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट लिखना चाहो तो पत्ती की बाह्य त्वचा का, ताकि लिखने की आपको बोर्ड से उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके पास नोट्स भेज दूंगा। रंध्र की उपस्थिति पत्ती की बाह्य त्वचा का अभिलाक्षणिक गुण होता है। कैसा गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है, ठीक है। ये इनका अभिलाक्षणिक गुण होता है क्या, कि जो पत्ती होती है उसकी जो बाह्य त्वचा होती है ऊपर के, उस पर क्या उपस्थित होते हैं, उसके ऊपर रंध्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या उपस्थित होते हैं,
रंध्र उपस्थित होते हैं। और ये रंध्र जो होते हैं या तो एक ही सतह पर पाए जाते हैं या दोनों सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये रंध्र जो होते हैं ये पत्ती की दो सतह हो गई, कौन कौन सी, पृष्ठ और अधर। या तो ये पृष्ठ अधर दोनों पर पाए जाते हैं या किसी एक सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर, रंध्रों की उपस्थिति कहां पर है, सतह पर, कि किस सतह पर है। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की पत्तियां होती हैं। ठीक है, उनका जिक्र मैं करता हूं। नंबर एक, पहले प्रकार की जो पत्ती होती है, पहले प्रकार की जो पत्ती होती है उसे हम कहते हैं अधोरंध्री। क्या कहते हैं, अधोरंध्री। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो होती है वो होती है उभयरंध्री। कैसी होती है, उभयरंध्री। ठीक है, और तीसरे प्रकार की जो होती है वो होती है अधिरंध्री। क्या होती है, अधिरंध्री। अब जैसा कि नाम है उसी के अनुसार इनकी परिभाषाएं। अधोरंध्री प्रकार की पत्ती का मतलब क्या हो गया कि जब केवल निचली सतह पर, यानी कि जो नीचे अधर जो सतह होती है, पत्ती की निचली सतह तो जानते हो, ठीक है, ऊपरी वाली चिकनी चिकनी होती है, जैसे पत्ती में तोड़ता हूं, आप तोड़ के देख लेना। ठीक है, यहां बताया तुमने पे। तो अधोरंध्री जो पत्ती होती है उसकी जो निचली सतह होती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि जब पत्ती की केवल निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं, जब पत्ती की केवल निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार की पत्ती को हम क्या कहते हैं, अधोरंध्री पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, अधोरंध्री पत्ती कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो होगा डाइकोट। अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं वो अधोरंध्री प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, अधोरंध्री प्रकार के होते हैं। इनमें एक उदाहरण होता है सेब। ठीक है, एक उदाहरण क्या होता है, सेब होता है, इसलिए हम इसे सेब प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एप्पल टाइप लिप्स भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, सेब प्रकार की पत्तियां। अधोरंध्री पत्ती को हम क्या कहते हैं, सेब प्रकार की पत्तियां। फिर से सुन लीजिए कि ऐसी पत्तियां जिनकी केवल निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं वो अधोरंध्री पत्तियां कहलाती हैं। उदाहरण हो गया अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। राइट, दूसरे प्रकार की, जैसा कि नाम है उभय। उभय का मतलब होता है दोनों साइड में। ठीक है, अगर जब रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर उपस्थित है, दोनों सतह मतलब अधर सतह पर भी और पृष्ठ सतह पर भी, अगर रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर उपस्थित है तो इस प्रकार की पत्तियों को हम क्या कहते हैं, उभयरंध्री पत्तियां कहते हैं। और इसका उदाहरण जो एग्जाम्पल है वो है जैसे मक्का, जई वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये एक बीजपत्री पादप होते हैं, इसलिए इसे हम जई प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जई प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या होगा, अधिकांश एक बीजपत्री पादप। अधिकांश एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें पत्तियां कैसी होती हैं, उभयरंध्री प्रकार की होती हैं। तीसरे प्रकार की हैं अधिरंध्री। कैसी हैं, अधिरंध्री। ठीक है, तो ऐसी पत्तियां जिनकी केवल ऊपरी सतह पर, किस पर, यहां पर तो था निचली सतह पर, ठीक है, और यहां पर क्या है, ऊपरी जो सतह होती है, ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, तो ऐसी पत्तियां अधिरंध्री प्रकार की होती हैं। और इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं वो कहां पाई जाती हैं, वो जो जलीय जो पादप होते हैं यानी कि हाइड्रोफाइट जो होते हैं, ठीक है, प्लावी जो जलीय पादप होते हैं, कैसे, प्लावी यानी तैरने वाले जो जलीय पादप होते हैं, ठीक है, उनकी जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इनमें एक पादप होता है जिसका नाम होता है मुकुंदनी। क्या नाम होता है, सॉरी, कुमुदनी। क्या नाम होता है, कुमुदिनी, कुमुदनी। इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं कि अधिरंध्री जो पत्तियां होती हैं वो कुमुदनी प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, कुमुदनी प्रकार की होती हैं, जिनकी केवल ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं।
ठीक है। और ये रंध्र होते हैं प्लावी जो जलीय जो पादप होते हैं, यानी कि जो फ्लोटिंग जो हाइड्रोफाइट जो प्लांट होते हैं, फ्लोटिंग जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं, उन्हें हम अधिरंध्री प्रकार की पत्तियों से जानते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की होगी, अधोरंध्री जब केवल निचली सतह पर हो, उभयरंध्री जब दोनों सतह पर रंध्र हो, अधिरंध्री जब केवल ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित हो। इनके निकनेम भी याद रखना, अधोरंध्री को सेह प्रकार की कहते हैं, उभयरंध्री को जई प्रकार की कहते हैं और अधिरंध्री को हम कुमुदनी प्रकार की कहते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार। कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रंध्र की संरचना और उनके बंद और खुलने, यानी कि जो उनकी मोशन होती है या मैकेनिज्म और जो स्टोमेटल जो मूवमेंट होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपनी तैयारी कीजिए। एक आध दिन में 20 तारीख का मैं आपका टेस्ट लूंगा, ये ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो मैंने 25 क्वेश्चन आपको दिए थे उनका 20 तारीख को कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन जो है वो आपके मैं, ठीक है, उनका टेस्ट लिया जाएगा आपका। और अपनी कॉपी को संभाल के रखना, कोई ना कोई आपके घर आएगा उनको कलेक्ट करने के लिए। सो टेस्ट सभी बच्चे देंगे, ईमानदारी से देंगे ताकि आप अपना आकलन कर सकें। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रकार से जिस तरह से डिस्टर्बेंस सब चल रहा है, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। उसमें हम एक एक्स्ट्रा प्रयास आपके साथ कर रहे हैं कि ताकि आप जो है पढ़ाई से लगातार जुड़े रहें और एक अच्छा जो है रिजल्ट आपका आ सके, आपकी साल खराब न हो। इसके लिए आप भी हमारे साथ बराबर मेहनत कीजिए। देखिए मेरे माथे पे आपकी पसीना नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस गर्मी में, ठीक है, लेकिन ये शर्ट जो है वो शायद वीडियो में तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन पूर्ण रूप से पसीने से भीगी हुई है। अब आपको मेरे पसीनों की कसम है, ठीक है, कि आप भी इतनी ही मेहनत कीजिए। क्यों? क्योंकि देयर आर नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क, की जो कठोर मेहनत होती है उसका कोई सब्सटीट्यूशन, कोई विकल्प नहीं होता है। तो लगातार मेहनत कीजिए। ओके, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।